नमस्ते, हेलो लर्नर्स, हेलो बिगिनर्स। चलो दिल से मेहनत करते हैं और आगे बढ़ते हैं। प्रीवियस क्लास में हम डिस्कशन कर रहे थे प्रोबेबिलिटी का, हमारा फर्स्ट वीडियो, जिसमें हम टाइप्स और डेफिनेशन के साथ इसका फॉर्मूला भी पढ़ रहे थे और इसको अप्लाई करके हमारा एग्जाम्पल 1 से एग्जाम्पल 5 तक सॉल्व कर रहे थे। नहीं देखे हो तो ऊपर आई आइकन क्लिक करो, मिल जाएगा वो वीडियो। तो जो हम कंसेप्ट पढ़ रहे थे वही कंसेप्ट को और एक बार अप्लाई करेंगे हमारा एग्जाम्पल। तो जहां से हम खत्म किए थे 5 से, अभी शुरू करते हैं एग्जाम्पल 6 से। तो देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया है। एग्जाम्पल 6 में क्वेश्चन दिया है, सविता एंड हमिता आर फ्रेंड्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ विल हैव डिफरेंट बर्थडे। मतलब देखो, सविता बर्थडे कोई भी डेट में आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल जनवरी 1 मतलब डेट में आ गया, तो जब भी जनवरी 1 में आता है तो जो हमीदा है इसका बर्थडे कब आ सकता है ना, कोई भी डेट में आ सकता है। तो दोनों का बर्थडे कोई भी डेट में आ सकता है, इसीलिए इसका टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इक्वल टू नंबर ऑफ डेज इन ईयर, दैट इज 365। तो अभी टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स तो हम पता चल गया। तो जो इवेंट है, दो क्वेश्चन दिया है, डिफरेंट बर्थडे मतलब इसका प्रोबेबिलिटी कितना है, और सेम बर्थडे इसका प्रोबेबिलिटी कितना है। तो जो डिफरेंट बर्थडे होता है, फॉर एग्जांपल इसका जनवरी 1 डेट में आया है, तो डिफरेंट मतलब जनवरी 2, जनवरी 3, जनवरी 4, इसमें 364 डेज जो बचा है जनवरी 1 को छोड़ के, तो 364 डेज ही इसका नंबर ऑफ आउटकम्स जो फेवरेबल टू इवेंट है। और जो मतलब सेम बर्थडे मतलब इसका जनवरी 1 डेट में आया है, तो इसका भी जनवरी 1 में आएगा, तो इसका एक ही पॉसिबल है। तो डिफरेंट आने के लिए 364 डेज जो अलग अलग बचा है जनवरी 1 को छोड़ के, और सेम बर्थडे के लिए एक ही डेट है, इसका जो डेट में वही डेट में आना चाहिए। तो नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू द फर्स्ट इवेंट द डिफरेंट बर्थडे इज 364 and the number of outcomes favorable to the second event the same birthday is 1। समझ में आ गया। अभी प्रोबेबिलिटी कितना आएगा, 364 by 365 and 1 by 365। तो चलो देखते हैं क्वेश्चन में कैसे लिखेंगे। तो आंसर, बोथ हमीदा and Savita birthday can be any date any date of the year. So total number of all possible outcomes equal to number of days in a year, that is 365। ओके, फर्स्ट क्या इवेंट है, डिफरेंट बर्थडे। तो लिखते हैं अभी आई number of outcomes favorable to event E, in which both will have different birthday is 364। ओके, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E इक्वल टू 364, मतलब जो फॉर्मूला है, और एक बार लिख देते हैं, नंबर ऑफ outcomes favorable to E divided by total number of
ऑल पॉसिबल आउटकम्स। तो क्या होगा नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ई 364। टोटल कितना ठोक डेट है, मतलब डेज है 365। तो ये हो गया डिफरेंट। अभी चलते देखते हैं सेम बर्थडे। सेम बर्थडे मतलब इसका जनवरी 1 में आएगा तो इसका मतलब सविता का 1 और हमीदा का भी वही 1, मतलब एक ही डेट में आएगा। एक ही डेट मतलब एक ही आउटकम से। तो नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू इवेंट F in which both will have same birthday। क्या होगा 1। तो अभी हम लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ द सेकेंड इवेंट इक्वल टू सेम फॉर्मूला है, आप यहां पे लिख सकते हो। आंसर होगा 1/365। ठीक है, आंसर आ गया। तो अभी ये तो हो गया एग्जाम्पल 6। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है देयर आर 40 स्टूडेंट इन क्लास X of a school of whom 25 are girls and 15 are boys. The class teacher has to select one student as a class representative and she writes the name of each student on a separate card. The card being identical, and then she puts a card in a bag and stirs them thoroughly. She then draws one card from the bag. What is the probability that the name written on the card is the name of a girl or name of a boy? मतलब क्लास 10 में 42 स्टूडेंट है। यहां पे जो टीचर है ना, ये क्या कर रहे हैं, एक स्टूडेंट को चूज कर रहे हैं जो क्लास रिप्रेजेंटेटिव होगा। तो जितने जो स्टूडेंट है 42 स्टूडेंट है, सबका नाम को एक कार्ड में लिख दिया और सबका कार्ड भी इक्वल होगा। मतलब 42 कार्ड है, इसमें मतलब जो स्टूडेंट है इसका नाम लिखा गया है और वही कार्ड से एक कार्ड को वो चूज करेंगे। तो इसमें ऑलरेडी दे दिया है 25 गर्ल्स है और 15 बॉयज है। तो 25 कार्ड्स विथ ए नेम ऑफ ए गर्ल एंड 15 कार्ड्स विथ ए नेम ऑफ बॉय। समझ में आ गया? तो 25 गर्ल्स का कार्ड होगा और 15 बॉयज का कार्ड होगा। तो टोटल कितना ठो कार्ड होगा? 42 कार्ड्स। तो जो चूज करेंगे टोटल आउटकम्स कितना है? जितना ठो कार्ड है इतना ठो आउटकम्स है। तो ऑल पॉसिबल आउटकम्स इक्वल टू 40। ठीक है, तो नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स कितना हो गया? 40। तो बॉयज का आउटकम्स कितना आ सकता है? जितना ठो बॉयज है तो 15 है, तो बॉयज आने के लिए चांस है 15/40। एंड गर्ल्स कितने ठोक है? गर्ल्स है 25, तो गर्ल्स आने के लिए चांस होगा 25/40। तो चलो इसको लिखते हैं आंसर। there are 40 cards with name of students to be drawn, which are equally likely। ठीक है, तो अभी हम लिख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स क्या होगा? जितना ठोक स्टूडेंट है 40। तो इवेंट जो फास्ट पूछा गया है
द कार्ड टू बी चूजन एज द नेम ऑफ गर्ल। ठीक है, जो कार्ड हम चूज करेंगे इसका किसका नाम होगा? गर्ल्स का। तो जितने ठो गर्ल है इसका आउटकम से इतना ही होगा। तो अभी हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू इवेंट बी in which the card is to be drawn with name of a boy। कितना होगा? कितना ठोक बॉयज है? 15। जितने ठोक बॉय है इतना ही आंसर होगा। ठीक है, अभी हम लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इवेंट इक्वल टू नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू बी डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ all possible outcomes। ठीक है, तो ये क्या हो गया? 15/40। तो 5 से कैंसिल करने से 3, 5 से कैंसिल करने से 8। तो आंसर क्या हो गया? 3/8। तो अभी चलते हैं सेकेंड। तो सेकेंड में क्वेश्चन दिया है जो कार्ड आएगा वो गर्ल्स के नेम पे आएगा। तो नंबर ऑफ सेम लिखा जाएगा, बॉयज के जगह गर्ल्स, बी के जगह जी। कितना होगा आउटकम्स? 25। तो चलो लिखते हैं नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू इवेंट जी in which the card is to be drawn with name of a girl। क्या होगा? इक्वल टू 25। तो सेम फॉर्मूला है, प्रोबेबिलिटी ऑफ जी इवेंट इक्वल टू 25/40। 5 से कैंसिल करने से 5, 5 से कैंसिल करने से 8। आ गया आंसर। तो ये था तुम्हारा, बहुत आसान सा है, इतना कैलकुलेशन नहीं है। जितना ठोक बॉयज है डिवाइड बाय टोटल स्टूडेंट, जितने ठोक गर्ल है डिवाइड बाय टोटल स्टूडेंट, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल में क्वेश्चन है ए बॉक्स कंटेन 3 ब्लू, 2 व्हाइट एंड 4 रेड मार्बल्स। If a marble is drawn at a random from the box, what is the probability that it will be white, blue and red? तो टोटल कितने ठोक मार्बल एक बॉक्स में है? चेक करो, 3 + 2 + 4 दैट इज 9 ठोक मार्बल है। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या होगा ना? टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स दैट इज 9। क्योंकि जो 9 ठोक मार्बल से हम कोई भी मार्बल को चूज कर रहे हैं, यहां पे सारे मार्बल एक ही जैसा है। तो 9 ठोक मार्बल में ब्लू आने के लिए चांस क्या होगा ना? नंबर ऑफ ब्लू मार्बल डिवाइड बाय टोटल मार्बल्स दैट इज 3/9। फिर व्हाइट आने के लिए क्या चांस होगा ना? नंबर ऑफ व्हाइट मार्बल्स डिवाइड बाय टोटल दैट इज 2/9। तो नंबर ऑफ रेड मार्बल्स डिवाइड बाय 9 सॉरी बाय टोटल मार्बल्स दैट इज 3/9। ये हो जाएगा रेड आने के लिए चांस। तो चलो अभी लिखते हैं आंसर। इफ ए मार्बल is drawn at random from the box, then all marbles are equally
likely to be drawn. So total number of possible, all possible outcomes equal to total number of marbles in the box, that is 9. ठीक है, फिर व्हाइट आने के लिए चांस क्या होगा, तो आई में लिखेंगे नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू इवेंट white W in which marble will be white. ठीक है, तो ये इवेंट W क्या है, मार्बल विल बी व्हाइट, वो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ व्हाइट मार्बल्स. क्या हो जाएगा, व्हाइट मार्बल्स कितना ठोक है, 2 ठोक. ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ द मार्बल्स विल बी व्हाइट इक्वल टू नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू इवेंट W, दैट इज 2 डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स, दैट इज 9. हो गया. फिर डबल आई में चलते हैं. डबल आई में क्या बोल रहा है, द मार्बल्स विल बी ब्लू, तो लिखते हैं नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू इवेंट क्या, ब्लू इन व्हिच मार्बल्स will be blue, that is number of blue marbles, that is 3. So probability of marbles will be blue equal to total number of outcomes favorable to be, that is 3, total number of possible outcomes, that is 9. हो गया 1/3. तो थर्ड आई में क्वेश्चन दिया था द मार्बल विल बी रेड, तो लिखते हैं नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू इवेंट रेड in which marbles will be red equal to number of red marbles, that is 4. So probability of red marbles equal to number of outcomes favorable to event R, that is 4, और total number of outcomes, that is 9. हो गया आंसर. I, डबल आई एंड ट्रिपल आई. तो ये था तुम्हारा एग्जाम्पल 8. तो एग्जाम्पल 9 चेक करते, क्या क्वेश्चन दिया है, हरप्रीत टॉसेस 2 डिफरेंट कॉइन्स साइमल्टेनियसली. Say one is 1 rupee square and other is 2 rupee square. What is the probability that she gets at least one head? तो देखो जब भी 2 कॉइन को टच किया जाएगा तो यहां पे 4 ठोक आएगा इसका नंबर ऑफ आउटकम्स. क्या, हेड एंड हेड, हेड एंड टेल, टेल एंड हेड एंड टेल एंड टेल.
तो हो गया 4 ठोक। इसमें एटलीस्ट वन हेड का मतलब क्या होता है? तो एटलीस्ट वन हेड और एटमोस्ट वन हेड, इसका मीनिंग पहले समझ लो। तो क्या होता है? एटलीस्ट मतलब एक तो चाहिए ही चाहिए, तो एटलीस्ट वन हेड मतलब वन हेड और वन हेड से ज्यादा होने से चलेगा, और एटमोस्ट वन हेड का मतलब मैक्स टू मैक्स वन हेड, तो वन हेड होने से चलेगा और वन से कम होने से चलेगा, ज्यादा नहीं है। तो एटलीस्ट मतलब एक, एटलीस्ट वन हेड मतलब वन हेड और वन हेड से ज्यादा, और एटमोस्ट वन हेड मतलब वन हेड और वन हेड से नीचे, मतलब कम होने से भी चलेगा। समझ में आ गया? एटलीस्ट मतलब वन से और वन से ज्यादा, एटमोस्ट वन मतलब वन और वन से नीचे, मतलब 0 होने से भी चलेगा। तो चलो लिखते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो हरप्रीत tosses 2 different coins. So total outcomes are head, 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 tail, tail, head, and tail, tail. So that implies total number of all possible outcomes are outcomes equal to 4. तो इवेंट क्या है? इवेंट है द सी गेट एटलीस्ट वन हेड। तो लिखते हैं लेट ई बी द इवेंट ऑफ गेटिंग एटलीस्ट वन हेड। तो आउटकम्स फेवरेबल टू इवेंट ई कौन होगा? क्या बोला? एटलीस्ट वन हेड मतलब वन हेड और वन हेड से ज्यादा, मतलब वन हेड मतलब क्या क्या इवेंट होगा? हेड टेल होने से चलेगा, टेल हेड होने से चलेगा, और 2 हेड होने से भी चलेगा। याद रखना, 2 टेल में एटलीस्ट नहीं है, एटलीस्ट मतलब एक और एक से ज्यादा, इसमें एक नहीं है और एक से ज्यादा तो छोड़ो, तो इसलिए ये कंडीशन नहीं होगा, ये एटमोस्ट में होगा। एटमोस्ट वन हेड का मतलब वन हेड मैक्स टू मैक्स, इससे कम मतलब टेल टेल यहां पे आ जाएगा एटमोस्ट में। एटलीस्ट में एक कंपलसरी है, एक कंपलसरी है और एक से ज्यादा होने से चलेगा। तो यहां पे एक है, यहां पे एक है, और यहां पे एक से ज्यादा है, चलेगा। तो नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ई इक्वल टू 3. So probability of event E equal to number of outcomes, that is 3, and total number of all possible outcomes, that is 4. हो गया आंसर। ठीक है, तो ये था तुम्हारा नंबर 9। तो चलो देखते हैं नंबर 10। नंबर 10 यहां पे ऑलरेडी लिख दिया है, लिखा है नॉट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो क्वेश्चन क्या है थोड़ा पहले देख लेते हैं। In a musical chair, the game, the person playing the music has been advised to stop playing the music at any time within 2 minutes. तो 2 मिनट में कभी ये मतलब स्टॉप कर सकता है। After she start playing, what is the probability that the music will stop within the first half after starting? तो फर्स्ट हाफ में स्टॉप होने के लिए कितना चांस है? तो टोटल कितना है? 2 मिनट है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये 0, ये 1 मिनट और ये 2 मिनट है। ठीक है,
तो फर्स्ट हाफ मतलब कितना ठोक हाफ है, तो ये हो जाएगा फर्स्ट हाफ, ठीक है, और ये हो जाएगा सेकेंड हाफ, और ये हो जाएगा थर्ड हाफ, और ये हो जाएगा फोर्थ हाफ। तो कितना ठोक हाफ है, 4 ठोक हाफ है। तो फर्स्ट हाफ में रहने के लिए कितना चांस होगा, 1/4। ये एक्चुअली आंसर मतलब एग्जामिनेशन नहीं आएगा, मैं आपको समझा रहा हूं। तो टोटल कितना ठोक हाफ है, टोटल मतलब प्रोबेबिलिटी यहां पे क्या आएगा, जो इवेंट है टोटल कितना ठोक हाफ है, 4 ठोक। तो फर्स्ट हाफ कितना ठोक है, 1 ठोक। तो आंसर क्या आएगा, 1/4। तो चलो अभी देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या एग्जाम पे आएगा। यहां पे भी लिख दिया है नॉट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, लेकिन है क्वेश्चन को थोड़ा हम सॉल्व करते हैं, पैसा थोड़ी ना पड़ता है यहाँ पे। A missing helicopter is reported to have crashed somewhere in the rectangular region। तो यहां पे जो rectangular region है ये इसमें क्रॉस होने वाला है। तो what is the probability that it crashed inside the lake shown in the figure। मतलब इस एरिया में क्रॉस होने के लिए कितना चांस है। तो टोटल एरिया हम निकालेंगे, टोटल एरिया, ठीक है। तो इसमें जो लेक आ रहा है ये कितना एरिया में आ रहा है, ठीक है, तो हो जाएगा प्रोबेबिलिटी। तो ये जो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट होगा ना, तो क्या होगा, एरिया ऑफ लेक डिवाइड बाय टोटल एरिया वेयर इट क्रॉस्ड। तो देखो एरिया ऑफ लेक कितना होगा, यहां पे चेक करो, टोटल ये कितना है 9 है और ये कितना है 6 है। तो यहां से यहां तक कितना होगा, चेक करो, जब ये टोटल 9 है, ये 6 है, ये क्या होगा 3 तो होगा। फिर चेक करो ये टोटल कितना है 4.5 है, जब ये चला गया 2 तो ये क्या होगा 1.5 सॉरी 2.5। किलोमीटर 2.5 किलोमीटर। समझ में आ गया। टोटल था 9, ये चला गया 6, बचेगा 3। टोटल था 4.5, चला गया 2 तो बचेगा 2.5। तो अभी जो लेक है इसका एरिया क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ मतलब लेक का, और जो नीचे वाला है ये भी तो रेक्टेंगल है, इसका लेंथ मतलब लेंथ ऑफ क्रॉस एरिया इंटू ब्रेथ ऑफ क्रॉस एरिया। तो लेंथ ऑफ लेक कितना है 3 है और ब्रेथ कितना है 2.5 है, डिवाइड बाय लेंथ ऑफ क्रॉस एरिया कितना है 9 है और इसका ब्रेथ कितना है 4.5। तो ये हो गया 7.5 डिवाइड बाय 40.5, ठीक है। अभी चेक करो ये हो जाएगा 75/405। तो कैलकुलेशन करने से चेक करो क्या आएगा, 15 5 जा और 15 2 जा 5/27 आ गया आंसर। तो ये था तुम्हारा नंबर 11, लेकिन एग्जाम्पल 11 ये एग्जाम में नहीं आएगा, मैं आपको बता दिया हूं। तो अभी चलते एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन। एग्जाम्पल 12, ए कार्टून कंसिस्ट ऑफ 100 शार्ट्स of which 88 are good and 8 have minor defect and 4 have major defect। तो जिमी एक ट्रेडर है will only accept the shards which are good, but Sujata another trader only reject the shards which have major defect। मतलब ये थोड़ा एक्सपेंसिव वाला ट्रेडर है, तो ये जो गुड है इसको ही एक्सेप्ट कर रहा है, माइनर डिफेक्ट वाला को वो भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा है और मेजर डिफेक्ट वाला को बात छोड़ो।
ठीक है। लेकिन वो ये इससे छोटा वाला और एक ट्रेडर है जिसका नाम क्या है, सुजाता। ये क्या कर रहा है, जो मेजर डिफेक्ट वाला है इसको रिजेक्ट कर रहा है और सब कुछ एक्सेप्ट कर रहा है। तो ऐसे देखो, जिम्मी 88 60 को ही एक्सेप्ट करेगा और जो सुजाता आएगा ये एक गुड और माइनर दोनों को एक्सेप्ट करेगा, वो 96 टोक एक्सेप्ट करेगा। टोटल कितना ठोके, 100 ठोके। तो बताओ प्रोबेबिलिटी दैट इट इज एक्सेप्टेबल टू जिमी। तो जिमी जो एक्सेप्ट कर रहा है इसका प्रोबेबिलिटी कितना है, जो जिमी कितना ठोक एक्सेप्ट कर रहा है, 88 ठोक, क्योंकि वो माइनर डिफेक्ट को भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, जो गुड है इसको ही एक्सेप्ट कर रहा है। तो 88 बाय टोटल 60 दैट इज 100। और जो सुजाता है ये मेजर डिफेक्ट को छोड़ के और जो बचा है 88 प्लस 8 दैट इज 96 बाय टोटल दैट इज 100। तो 96 बाय 100 ये होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या, सुजाता को एक्सेप्टेबल होने के लिए। तो चलो अभी लिखते हैं आंसर। हियर a 60, here 160 is drawn from the cartoon which are equally likely so total number of all possible outcomes equal to number of total search, that is 100। ठीक है। तो आई में क्या बोल रहा है, जो इवेंट होगा इट विल एक्सेप्टेबल टू जिमी। तो नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू इवेंट कौन है, जिमी, in which the search is acceptable to Jimmy equal to number of good search, that is 88। So probability of J equal to number of outcomes favorable to event J that is 88 divided by total कितना है 100, तो 22 by 25। तो डबल आई में चलते हैं। डबल आई में क्वेश्चन क्या दिया है, डबल आई बोल रहा है इट इज एक्सेप्टेबल टू सुजाता। सुजाता क्या कर रहा है, मेजर को रिजेक्ट कर रहा है और सब कुछ एक्सेप्ट कर रहा है। तो नंबर ऑफ आउटकम्स favorable to event Sujata in which the search is acceptable to Sujata is, यहां पे लिख देते हैं, acceptable to Sujata equal to total number of search minus number of major defect search। number of search of major defect। तो टोटल नंबर ऑफ सार्ट कितना है 100 है,
मेजर डिफेक्ट कितना है, 4 ठोक है, तो क्या आ गया 96। तो अभी बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट एस क्या होगा 96/100, दैट इज 24/25। आंसर आ गया। ये था नंबर सॉरी एग्जाम्पल 12। तो लास्ट एग्जाम्पल चलते हैं, जो एनसीईआरटी बुक का लास्ट एग्जाम्पल, जो यहां पे क्वेश्चन दिया है एग्जाम्पल 13 में, 2 डाइस 1 ब्लू एंड 1 ग्रे आर थ्रोन, मतलब एक दो है आपके पास, एक ब्लू डाइस है और एक है मतलब ग्रे कलर का डाइस है, ठीक है। जो दो डाइस है आपके पास, राइट डाउन ऑल आर थ्रोन एट सेम टाइम, राइट डाउन ऑल पॉसिबल आउटकम्स। तो दो डाइस में कितना ठोक आउटकम्स आएगा, तो याद करो एक डाइस का कितना ठोक आउटकम्स है, 6 ठोक। जितने बार आप इसको रोलिंग करोगे इसका पावर इतना ही होगा। तो 6 का पावर 1 मतलब एक बार आप रोल कर रहे हो, एक डाइस को रोल कर रहे हो। 6 का पावर 2 मतलब 2 डाइस नहीं तो 1 डाइस को 2 बार आप रोलिंग कर रहे हो। और 6 टू द पावर 3 दैट इज 2 1 6, ये कब होता है, जब भी आप 3 ठोक डाइस रोलिंग कर रहे हो, नहीं तो एक डाइस को 3 बार कर रहे हो। तो यहां पे 2 डाइस से हम इसको सेम टाइम साइमल्टेनियसली दोनों को रोलिंग कर रहे, तो यहां पे जो आएगा टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स दैट इज 6 टू द पावर 2। तो लिखते हैं क्या क्या होगा, ये लिखने के लिए बोल रहा है। तो चलो अभी लिखते हैं आंसर। 2 आंसर 2 डाइस 1 ब्लू एंड 1 ग्रे आर थ्रोन simultaneously but throw at same time। तो all possible outcomes are 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, फिर 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 4 1 4 2 4 3 4 5 4 4 4 5 4 6, फिर आएगा 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6, फिर 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। तो देखो ये 6 टू द पावर 2 हो रहा है कि नहीं, चेक करो ये हो रहा है कि नहीं। 1 2 3 4 5 6 12 18 24 30, फिर आ जाएगा 36, हो गया। तो टोटल नंबर आउटकम्स क्या हो गया 36। तो अभी हम लिख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स आर 36। क्या हो गया 36। तो अभी जो टोटल आउटकम्स तो आ गया, फिर बोल रहा है
What is the probability that sum of two number appearing on the top of the dice is 8? दोनों को मिलाने से 8 होगा। देखो कहां पे होगा, चेक करो। दोनों मिलाने से 8 मतलब 2 6, और कहां पे है 3 5, और 4 4 5 3 6 2, क्या हो गया 5 टोक तो हुआ है। तो प्रोबेबिलिटी क्या आएगा 5/36। फिर और क्या बोल रहे हैं 13। अरे टोटल हाईएस्ट तो 6 6 12 है, 13 कहां से आएगा? तो ये इम्पॉसिबल होगा, कभी भी नहीं होगा, क्योंकि टोटल ऐड करने से 6 से तो हाईएस्ट 6 है, और हाईएस्ट मतलब 6 6 12 है, 6 और 7 तो कभी नहीं आएगा। तो यहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द सम ऑफ टू डाइस इक्वल टू 13 इम्पॉसिबल है, मतलब 0 होगा। फिर बोल रहा है लेस देन और इक्वल टू 12, 12 और 12 से नीचे। ये देखो सारे क्या है 12 नहीं होगा ना, दोनों को ऐड करने से 12 से नीचे होगा। तो हो गया 36/36, मतलब ये हो जाएगा तुम्हारा श्योर इवेंट्स, और ये हो जाएगा इम्पॉसिबल इवेंट्स। श्योर और सर्टेन इवेंट्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो चलो लिखते हैं आंसर। तो फर्स्ट क्या इवेंट लेंगे 8। let E be the event getting the sum of result of two dice is 8. तो outcomes favorable to E are क्या होगा 2 6 3 5 4 4 5 3 6 2, ठीक है। तो हेंस नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू E is 5. तो हेंस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E इक्वल टू 5/36। तो डबल आई के पास चलते। डबल आई में क्या बोल रहा था, डबल आई में बोल रहा था द आउटकम्स विल बी 13। ये तो नहीं होगा, तो लिख देते हैं लेट F be the event of getting the sum of result of two dice is 13. So outcomes there are no outcomes favorable to event F. So it is a impossible event and probability of F is 0. हो गया। तो थर्ड में क्या बोल रहा था 12 और 12 से नीचे। तो लेट G be the event of getting the sum of two result of two dice is 12 or less than
12. So all possible outcomes are favorable to this event G. That implies it is a certain or sure event, and probability of G, that is 100%, that is 36 by 36, that is 1. आंसर हो गया। हो गया आंसर, ये फर्स्ट इवेंट का और ये सेकेंड इवेंट का और ये थर्ड इवेंट का, क्योंकि सारे जो आउटकम से दोनों को ऐड करने से ऑलवेज 12 होगा, नहीं तो 12 से नीचे होगा। समझ में आ गया? तो ये था तुम्हारा सारे एग्जाम्पल जो एनसीईआरटी बुक का। अभी हमारा नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कशन करेंगे हमारा एक्सरसाइज, जो हमारा एनसीईआरटी बुक का लास्ट एक्सरसाइज और ये चैप्टर का भी एक ही एक्सरसाइज है 14.1। तो आज यहां से क्लास को खत्म करते हैं, मिलते हैं हमारा अगले क्लास में। धन्यवाद, नमस्ते।